तो एक बहुत बड़ी खबर है। इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के हजारों पदों के लिए भर्ती निकाली है। चलिए आज इसी मौके को एकदम गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये ग्रामीण डाक सेवक मतलब जीडीएस आखिर है क्या? देखिए, इंडिया पोस्ट ने हजारों भर्तियां निकाली हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये मौका असल में है क्या। अब देखिए, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पूरे 37 पन्नों का है, काफी लंबा चौड़ा है। तो उसी को हमने एक बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड में बदल दिया है। इससे होगा ये कि सारी जानकारी बिना किसी उलझन के समझ आ जाएगी और अप्लाई करने में आसानी होगी। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक आवेदक की तरह ही सोचा जाए। हम शुरू करेंगे जीडीएस के इस अवसर को समझने से, फिर जानेंगे कि इसमें काम क्या क्या है, योग्यता क्या चाहिए, अप्लाई करने का तरीका क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा और हाँ, सबसे आखिर में जरूरी तारीखें और कुछ बहुत काम के टिप्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले खंड से, जीडीएस का अवसर। और यहाँ सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि जीडीएस की ये जो नौकरी है वो असल में है क्या, और उससे भी ज्यादा जरूरी ये क्या नहीं है। अब ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है जिसे समझना बेहद जरूरी है। जीडीएस जो है वो केंद्र सरकार के रेगुलर कर्मचारी नहीं होते। उन्हें सिविल पदों के धारक कहा जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि उनकी सर्विस की शर्तें और सैलरी केंद्र सरकार के कर्मचारियों वाले नियमों से नहीं चलती, बल्कि इनके अपने अलग नियम हैं। चलिए अब आते हैं दूसरे खंड पर, भूमिकाएं और वास्तविकताएं। यहाँ हम इन 3 अलग अलग पदों को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि रोजमर्रा के काम में आखिर करना क्या होता है। तो अगर इसे मोटे तौर पर समझें तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर या बीपीएम है वो समझ लीजिए पूरे ब्रांच पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज होता है, एक तरह से मैनेजर। और जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम और डाक सेवक हैं, उनका काम होता है बीपीएम की मदद करना, डाक बांटना और काउंटर पर स्टैंप्स वगैरह बेचने जैसे कामों को देखना। हर रोल की अपनी अपनी खास जिम्मेदारियां हैं। जैसे बीपीएम वो पोस्ट ऑफिस के सारे काम तो देखता ही है, साथ में आईपीपीबी यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के लेन देन की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। दूसरी तरफ एबीपीएम का काम है टिकट बेचना और घर घर जाकर चिट्ठियां पहुंचाना। और फिर आते हैं डाक सेवक, जो ज्यादातर बड़े पोस्ट ऑफिस या रेलवे मेल सर्विस में काम करते हैं। मेल बैग संभालना, पोस्ट मास्टरों की मदद करना, ये सब उनके काम में आता है। अब आते हैं वेतन पर। देखिए, यहाँ इसे सैलरी नहीं बल्कि टीआरसीए कहा जाता है, मतलब टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस। बीपीएम के लिए ये 12,000 रुपये से शुरू होता है और एबीपीएम या डाक सेवक के लिए 10,000 रुपये से। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक तरह का भत्ता है, कोई रेगुलर सैलरी नहीं। और यहीं पर इस नौकरी की एक बहुत बड़ी हकीकत सामने आती है। नोटिफिकेशन में ये बात बिल्कुल साफ साफ लिखी है कि सरकार से मिलने वाले भत्ते के अलावा जीडीएस के पास कमाई का कोई दूसरा जरिया भी होना चाहिए। असल में इसे एक पार्ट टाइम रोल की तरह देखा जाता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरे खंड पर, पात्रता की जांच। तो जो भी उम्मीदवार इसमें अप्लाई करने की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या क्या शर्तें हैं, चलिए एक नज़र डालते हैं। इसकी जो मुख्य शर्तें हैं वो काफ़ी सीधी साधी हैं। उम्र 18 से 40 साल के बीच हो, 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10वीं में गणित और अंग्रेजी ये दोनों विषय पढ़े होने जरूरी हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात, जिस भी इलाके के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की स्थानीय भाषा 10वीं तक पढ़ी होनी चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर की बेसिक जानकारी और साइकिल चलाना भी आना चाहिए। अब जो ऊपरी उम्र सीमा है यानी 40 साल, उसमें कुछ आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट भी दी गई है। जैसे एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल और विकलांग व्यक्तियों के लिए 10 साल तक की छूट है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को उम्र में कोई छूट नहीं मिलेगी। चौथा खंड, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि अप्लाई आखिर करना कैसे है। पूरी की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई है। पहला स्टेप है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे ओटीआर भी कहते हैं। इसमें एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल से एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर बनाना होता है। इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना। इसमें उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके अपनी पसंद के पद चुनने होते हैं और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं।
कुछ बातें हैं जो जानना बेहद जरूरी हैं। फीस सिर्फ 100 रुपए है। और अच्छी बात यह है कि सभी महिला, SC/ST, PWD और ट्रांस वुमन आवेदकों को कोई फीस नहीं देनी है। अपलोड करने के लिए भी सिर्फ एक हालिया फोटो और सिग्नेचर चाहिए। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी सलाह, नाम, माता पिता का नाम और जन्म तिथि ये सब 10th की मार्कशीट से हूबहू मिलना चाहिए। एक स्पेलिंग की भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना फॉर्म रिजेक्ट होने का खतरा रहता है। 5वां खंड, चयन और अगले कदम। चलिए मान लीजिए फॉर्म भर दिया, लेकिन अब सिलेक्शन होगा कैसे? आइए इस प्रक्रिया को भी समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं है। जी हाँ, सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट के आधार पे होता है, यानी 10वीं क्लास में मिले नंबरों के आधार पर। एक सिस्टम है जो मिले हुए मार्क्स के हिसाब से अपने आप एक मेरिट लिस्ट तैयार कर देता है। अक्सर ये सवाल उठता है कि अगर 2 उम्मीदवारों के नंबर बिल्कुल एक जैसे हुए तो क्या होगा? इसके लिए भी नोटिफिकेशन में एक टाई ब्रेकर का बहुत ही साफ नियम दिया गया है। अगर मार्क्स बराबर होते हैं तो सबसे पहले उस उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाती है जिसकी उम्र ज्यादा हो। और अगर मान लीजिए उम्र भी बराबर निकलती है तो फिर फैसला श्रेणी और लिंग के आधार पर होता है, जिसका एक पूरा क्रम तय किया गया है। तो अगर किसी उम्मीदवार का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो उसे SMS और ईमेल के जरिए खबर दी जाती है। इसके बाद सिर्फ 15 दिन का समय मिलता है अपने असली दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के लिए पहुंचने का, और फिर अगले 30 दिनों में बाकी की ज्वाइनिंग की औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, यानी कि समय बहुत ही कीमती रहने वाला है। और अब हम आ गए हैं आखिरी यानी छठे खंड पर, अंतिम समय सीमा और सुझाव। चलिए अब सबसे ज़रूरी तारीखों पर एक नज़र डालते हैं और कुछ आखिरी लेकिन बहुत ज़रूरी टिप्स भी देख लेते हैं। तो जनवरी 2026 बैच की बात करें तो रजिस्ट्रेशन 31 जनवरी से 14 फरवरी तक खुले रहेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म 2 फरवरी से 16 फरवरी तक भरे जा सकेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन मिलेंगे, 18 और 19 फरवरी। ये एक बहुत ही छोटा मौका होता है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। तो फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले हर जानकारी को 2 बार नहीं बल्कि 3 बार जांचना बहुत जरूरी है। क्या हर एक डिटेल सही है? क्योंकि एक छोटी सी मामूली सी गलती भी इस अवसर से दूर कर सकती है। इसी के साथ GDS नोटिफिकेशन पर हमारा ये विश्लेषण यहीं पूरा होता है। आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं।